नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं उषा प्रेमप्रदा द्वारा रचित उपन्यास अल्प विराम का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की। अभी कितनी दुनिया बाकी है। तुम्हें वह सब खंडहर और जगहें दिखाना चाहता हूँ जहाँ मैंने जीवन बिताया है। ग्रीस और टर्की के बीच के सारे द्वीप जहाँ प्राचीन सभ्यताओं के भव्य अवशेष बिखरे हुए हैं। और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ले चलूँगा और अपने इतिहास और पुरातत्व के भाषणों से इतना उबाऊंगा जितना कि तुम्हें यूरोप में तंग किया था। वहाँ तो तुम्हारा मन बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स में शॉपिंग करने में ही उलझा रहता था। मुझे उन बातों पर कभी खींच नहीं हुई, बल्कि बहुत लाड़ आता था। तुम्हारा बच्चों की तरह उल्लसित चेहरा देखता तो मेरा मन तुम्हें बहुत दुलार करने का होता था। हम वह सब देखेंगे। तुम जी भर के शॉपिंग करना, कुनबे भर के लिए। मैं मुस्कुराता रहूंगा और तुम्हारा सामान हाथों में संभालता हुआ साथ चलूंगा, तुम्हें पेरिस के पटु जेब कतरों से बचाता हुआ। तुम्हें मालूम है, वहाँ जेब कतरों को हुरन सिखाने के लिए भी स्कूल है। उन 3 दिनों की प्राचीन इतिहास और पुरातत्व की कॉन्फ्रेंस से मैं अनिच्छा से गया था, परंतु मुख्य प्रवक्ता था। आग्रह के साथ बुलाया गया था नए नए नियुक्त हुए वाइस चांसलर का, परंतु मेरी हिचकिचाहट का कारण था उनकी पत्नी से मेरा संबंध। जब उसका विवाह नहीं हुआ था, युवावस्था में बहुत ही रतिलोलुप और संभोग प्रिय व्यक्ति था मैं। स्त्री मेरे लिए उपभोग की वस्तु मात्र थी। जो भी स्त्री मुझे संकेत देती मैं उसे स्वीकार कर लेता। ये संबंध कम से कम मेरे लिए अस्थायी और बेमानी होते थे। इसीलिए 2-3 सप्ताहों बाद मैंने अपने को अलग कर लिया। यद्यपि वो बहुत छटपटाई, बार बार बुलाया, पर मेरी ओर से कोई उत्तर न पाकर शांत हो गई। अब उससे दोबारा मिलने में हिचक सी लगी, परंतु समय काफी बीत गया था, इसलिए मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह जगह इतनी दूर, उजाड़ और अकेली थी कि वहां आना जाना ही मुश्किल था। जहाज हफ्ते में 1-2 बार ही जाता था और रेल स्टेशन भी पास नहीं था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय की इमारत नहीं थी और छात्र आसपास के छोटे छोटे कस्बों और शहरों गांवों से आते थे। उनके चेहरे पर एक चाव था, सीखने की ललक, जो बड़े शहरों के विद्यार्थियों में कम दिखाई देती है। मैं वहां गया, अनिच्छा से, पर गया। मुझे फेफड़े के कैंसर से उबरे 2.5-3 साल हो चुके थे। उसके उपचार ने मेरे शरीर पर छाप छोड़ी थी। मेरा शरीर कृशकाय था, रंग पीला, बाल उग आए थे पर कहीं कहीं सफेदी लिए। ये बात तुम्हें स्पष्ट कर दूं, मैं अब वह नहीं रहा जो पहले था। मेरे जीवन में एक अलौकिक दिव्य अनुभूति हुई थी और वह भोग विलास और कामुकता का व्यर्थ जीवन मैंने सालों पहले ही त्याग दिया था। मैं कैंसर फ्री था, हर दिन मेरे लिए कामकाज से पूर्ण था। बरसों से मेरे जीवन में कोई स्त्री नहीं थी, जैसे युवावस्था के अनुभव से छक चुका था। एयरपोर्ट पर लेने हमें कई गाड़ियां आई थी। मेरे लिए जो गाड़ी आई थी वह शहर की कलेक्टर श्रीमती वर्मा की थी। हम सब सरकारी डाक बंगले में ठहराए गए थे। उसी शाम कॉन्फ्रेंस अगले दिन प्रारंभ होने से पहले कलेक्टर साहब ने सभी अतिथियों को अपने घर रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। यद्यपि आसपास की हर चीज सूखी और मुरझाई हुई लग रही थी, लॉन हरा और घास मखमली थी। ये शीत का अंत था और न जाने किस लता की एकदम भीनी सुगंध का झोंका मेरी ओर बह आया। मैंने देखा 2 स्त्रियां मेरे पास आकर बैठ गई हैं। श्रीमैन की माँ गरिमामय और मुदित, और मेरे पास की कुर्सी पर उनकी बहन यानी तुम। वह सुगंध का झोंका तुमसे ही आया था, पर तुम्हारा चेहरा एकदम बुझा और फीका था। मुझे लगा कि तुमने जो साड़ी पहनी है उसका रंग तुम्हारे लिए एकदम गलत था। उसने तुम्हारे चेहरे की आभा ही छीन ली थी। चेहरे पर मेकअप नहीं था, लिपस्टिक तक नहीं थी, बाल सीधे संवारे गए थे, माथे से चिपटे चिपटे। तुम चुप बैठी थी मेरे पास, पर न जाने कहाँ खोई हुई, कितनी दूर। कभी कभी आग उठाकर मुझे देख लेती और अपना नींबू पानी पीने लगती। शायद वापस चली जाती उस अंतरदेश में, उसी जगह जहाँ तुमने अपने को स्थित कर लिया था, मेरी या अन्य अतिथियों की उपस्थिति से एकदम दूर। न जाने क्यों मेरा मन हुआ कि किसी तरह उस दुनिया में झांक सकूं तो अच्छा लगेगा। बस उसी क्षण मन में उगाई चाहना, आकर्षण। मुझे अपने पर आश्चर्य हुआ। कितने वर्षों से तापस जीवन जी रहा था, वह भोग विलास का जीवन छूटा तो छूट ही गया। लंबे वर्ष पढ़ने लिखने में लीन रहा, पर अब क्या, 50 के पार पहुंचकर एक नवीन प्रकार की लालसा, एक चाहना, जैसे लंबे लंबे व्यवधान के बाद मन में प्यार की एक कोमल फूटी
अक्सर होता है कि पेड़ सूख जाता है, ठूंठ बनकर खड़ा रहता है बरसों, फिर देखो तो लगता है अरे इसमें तो नवीन पत्ते आ रहे हैं। जैसे सौभाग्यवती स्त्री के पदाघात से अशोक वृक्ष फूलने लगता है। कुछ ऐसा ही मुझे उस समय लगा, जैसे हृदय ने एक करवट ली, एक कंपन सा हुआ। तुम उस समय बहुत कोमल, सहज टूटने वाली कच्ची मिट्टी की प्रतिमा सी लगी, जिसमें अभी शिल्पी ने रंग नहीं भरे, अभी भट्टी में तपाई नहीं गई थी, उसे किसी ने छुआ नहीं था, पर संभावनाएं नहीं थी। अगर यही बाल ठीक से संवारे जाएं और कंधों पर ढलक आए, अगर चेहरे को हल्की कूची से संवार दिया जाए और प्राण भर दिया जाए, तो ये कितनी जीवंत और सुंदर लगेगी। और तब इस बूढ़े शरीर में एक अदब में इच्छा जागी, तुम्हें हल्के हल्के छूने की, हल्के हल्के चूम कर तुम्हें स्वप्निल तंद्रा से जगा देने की। अपने को संभालो बुढ़ऊ, मैंने अपने को झिड़का। ये राह पकड़ने की सोचो भी नहीं। तुमसे बहस में आदि यह अनगढ़ अनछुई सी लड़की, और कहाँ तुम एक नंबर के बिलासी, स्वार्थी, निर्मोही, देश विदेश की स्त्रियों के संसर्ग के भोगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास समय ही कितना बचा है। मैं उठ खड़ा हुआ, दूसरे अतिथियों से बात करने में अपने को व्यस्त कर लिया, मुड़कर तुम्हें देखा भी नहीं। अगले 3 दिन व्यस्तता में बीते। मैंने अपने को डुबा लिया उन परिचित आलेखों, वाद विवाद, तर्कों और कुतर्कों में। आखिरकार वही तो थी मेरी दुनिया। पर उस सब के बीच कभी कभी एक गोरी गोरी सी खोई खोई रिक्त दृष्टि वाली पीले रंग के सिफोन की साड़ी में लिपटी एक लड़की की छवि उभरती, और मैं उसे बार बार पीछे ठेल देता। मैं लौट आया, पर व्यस्तताओं में भी एक आकर्षक, बेरंग पर सुंदर प्रतिमा जैसी लड़की हरदम मन में उभर आती। कलेक्टर श्रीमय वर्मा की बहन। तुम होते कौन हो? मैंने अपने को झिड़का। किसी को आँच में तपाकर रंग भरने वाले? कुछ पटल उदास रंगों में ही अच्छे लगते हैं। मैं बार बार उस उजड़े वीराने शहर में क्यों जाने लगा? कभी विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग की स्थापना कर वहाँ लेक्चरर श्रृंखला के लिए, कभी कोई पुरातत्वीय व्यक्ति की नियुक्ति करने के बहाने। यह सही था कि यह प्रदेश आपस के और मुसलमान शासकों के युद्ध के लिए प्रसिद्ध रहा, पर मैं तो प्राचीन इतिहास का मर्मज्ञ था। मुझे उससे क्या लेना देना? जब भी वहाँ रहता, कलेक्टर साहब के घर जरूर जाता, उनके साथ चाय पीता, ड्रिंक करता, पर आंखें तुम्ही को खोजती रहती। और जब तुम आती तो जैसे मेरे लिए पूरा वातावरण ही रंगमय हो जाता। तुम्हें बातों में उलझाना चाहता, पर तुम्हारे उत्तर छोटे छोटे होते। जी नहीं, जी हाँ, कुछ कुछ, जी नहीं, कभी नहीं। मेरा मन होता तुम्हें झकझोरने का, चीख चीख कर कहने का, अरे देखो मेरी ओर देखो, मैं कितना असाधारण हूँ, मैं कितना प्रसिद्ध विद्वान हूँ, मैं समृद्ध हल्दीपुरी परिवार का बेटा हूँ। स्त्रियां मुझ पर मरती थीं, पर वह सब व्यर्थ था। तुम किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही थी, और उसमें प्रवेश का रास्ता मुझे असंभव लगता था। एक दिन साहस करके कह दिया, मुझे आपकी बहन बहुत अच्छी लगती है श्री। जानता हूँ बहस में उनसे बहुत पढ़ा हूँ, फिर भी उनसे विवाह करना चाहता। श्री में मुझे अचरज से देखने लगे। उन्होंने अपनी ड्रिंक मेज पर रख दी। नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं गंभीर था। बस मन में बात थी तो कह दी, आगे आप लोगों का निर्णय। मैं माँ से बात करूँगा। कुछ देर बाद वो बोले, वह आम लड़कियों से अलग है, कल्पना संसार में जीती है। उसे पूरा विश्वास है कि वह पूर्व जन्म में एक विख्यात महारानी थी, और उसका महल भी इसी जगह था। यह बंगला उसी के ध्वंसावशेषों पर बना है। वह अदृश्य शक्तियाँ इस जन्म में उसे यहाँ खींच लाई हैं। वह इस भाव से हंसे कि मूर्ख है, और अपना गिलास उठाकर पीने लगे। मैं उसके बाद वहाँ नहीं रुका। तुम तक पहुँचने का एक सूत्र मेरे हाथ आ गया था। तुम फंस गई थी मेरे जाल में। तुम्हें नहीं पता कि मैं कहानियाँ गढ़ने में कितना माहिर हूँ। हम पुरातत्वी होते ही ऐसे हैं, एक ठीकरे के बल पर पूरा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। जब मैंने तुम्हें बताया कि खंबे पर कदाचित कई 100 साल पहले की तारीख खुदी हुई है, तो तुम कैसे खिल उठी थी? पहली बार तुमने भरपूर नज़र से मुझे देखा। तुम्हारी नज़रों से मैंने पहली बार अपने को देखा। आकर्षक मैं कभी नहीं था, पर युवावस्था में पैसे की पॉलिश और दुबला पतला धधकता शरीर काफी था। अब मैं अपने को बहुत नगण्य, बहुत हेय पा रहा था। अब रंग में कलौंस आ गई थी, चेहरे की हड्डियां उभर आई थी, एकदम सूखी टहनी सा शरीर, निचड़ा हुआ रिक्त। मेरे पास अब तुम्हें देने को था ही क्या? न जवानी न भविष्य, केवल एक उमड़ता हुआ समंदर था। जीवन में पहली बार प्यार करने का उन्माद। क्या उम्र वाले बीमार मरणासन व्यक्तियों को प्यार करने का हक नहीं होता? मैं अब कैंसर फ्री था, बीमार नहीं था, और मरणासन तो बिल्कुल नहीं। मेरे मन में एक निस्वार्थी सैलाब था। तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता था, उन्मुक्त,
खिलखिलाते हुए। तुम्हें देश विदेश के अनुभव कराना चाहता था। हाँ, उम्र अधिक थी, पर क्या तुम मुझे मिल नहीं सकती थी? मेरे जीवन में जैसे नए रक्त का संचार होने लगा। हाँ, मैं तुम्हें पाना चाहता था, पूर्ण रूप से अपने को पूरा पूरा तुम पर लुटा देना चाहता था। पर तुम्हारी मम्मी प्रस्ताव पाकर भी चुप रह गई। श्रीमैन ने बाद में कहा, वह भी राजी नहीं है, उसमें बचकानापन बहुत है, आप जैसे मैच्योर व्यक्ति के लिए वह नहीं। बात वहीं की वहीं रह गई। पर हम पुरातत्व के साधकों में धीरज की कमी नहीं होती, तो मैं इंतजार करने लगा। उम्र हो गई थी, पर जिस सम्मोहन के कारण स्त्रियां जवानी में मेरी ओर खिंचाती थी, वह एकदम चुपका नहीं है, इसका भी मुझे विश्वास। इस समय तुम कमरे में सो गई होगी। पहले तो मेरा इंतजार करती थी, मगर कुछ दिनों से मैं अलग कमरे में सोने लगा हूँ। तब तुम बत्ती बुझाकर सो जाती हो। मैं कितनी कितनी देर आधे उड़के हुए दरवाजे की दहलीज पर चुपचाप खड़ा तुम्हें देखता रहता हूँ। कमरे में हिमालयन साल्ट लैम्प की हल्की हल्की मध्यम रोशनी में तुम्हारे सोते हुए चेहरे को ताकता रहता हूँ और मन ही मन अचंभा करता रहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम मुझे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे। मैंने कभी पूछा नहीं, और पूछूं भी क्यों? तुम्हारी हर बात मेरे लिए ढेर सारा प्यार झलकाता रहता है। कभी कभी सोचता हूँ कि यदि पहली बार ही मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता तो हमें 1.5 साल का समय मिलता। फिर विचार आता कि तब तो वही होता जो पहली बार हुआ था, जैसे डैडी का निर्णय मान लिया था 17 साल की उम्र में, वैसे अब भाई और मम्मी का निर्णय मान लेती। सच है, मैं 1.5 वर्ष का समय मिल जाता, मगर अब जो आपने बिना भाई मम्मी की स्वीकृति दिए अपने आप स्वतंत्र निर्णय से मेरा वरण किया, जानते हुए भी कि आप स्वयं उदय हुए और चढ़ते हुए सूरज की तरह हैं और मेरा जीवन अस्त हो रहा है, मैं ढल रहा हूँ, फिर भी आपने स्वेच्छा से मेरा वरण किया और इस विवाह में पूरी पूरी साझेदारी की। इससे ये 7 महीने कितने परिपूर्ण, सुखद और लाजवाब तथा लबालब रहे। हाँ, यह सही है कि शायद आप उस त्रासद घटना से बच जाती, तलैया में डूबने की। आप बच गईं और डॉक्टरों ने स्किज़ोफ्रेनिया का उपचार कर आपको सहज और नॉर्मल बना दिया। वह सारी आवाज़ें, सारी छायाएं निर्वासित कर दी गईं। सुंदर, स्वस्थ और नए अनुभव से पूरा पूरा डूबकर आपने अपने को पा लिया और फिर मुझे स्वेच्छा से भरा। मैं धन्य हो गया। असल में मैं सोचा करता था कि मुझे भी अधिकार है सुखी होने का, चाहे अंजलि भरी। मैंने एक क्षण में अपने से कहा था कि यदि मुझे आपके साथ 7-8 महीने भी मिले तो मैं उसे एक उपहार की तरह अपना लूँगा। शायद किसी बिछड़ते हुए यक्ष ने मेरी बात सुन ली होगी और मुझे प्रदान कर दिया यह समय। यह भी तो हो सकता है कि आपकी प्रतीक्षा करते करते ही मुझे इससे पहले ही कैंसर हो जाता और इतना समय भी ना मिलता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ और डॉक्टर बराबर मुझे कैंसर फ्री बताते रहे हैं। मैं गर्व और दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी गहराइयों से मुझे तुमसे प्यार है, वैसा प्यार बिरले ही अनुभव कर सकते हैं। मुझे तुमसे इस समय यह कहने में गहन ग्लानि हो रही है कि युवावस्था में अपने तबके के अय्याश और बिगड़े हुए लड़कों की तरह स्त्री मेरे लिए भी एक उपभोग की वस्तु थी। चाहे कुछ रुपए देकर माली की बीवी को कुछ समय के लिए खरीद लिया जाए या ट्रेन के कूपे में मिल गई ऊपर की बर्थ पर बेखबर पति की अभी अभी विदा की हुई सद्य विवाहिता पत्नी। मेरे स्पर्श पर वह पहले चौंकी थी, फिर निःशब्द समर्पित हो गई। वे दोनों सो ही रहे थे जब सुबह 4 बजे मेरा स्टेशन आया और मैं चुपचाप उतर गया। मुझ नीच को कुछ दिन यह सोचकर कौतुक होता रहा कि अगली रात पति को देखकर उसे कितना आश्चर्य हुआ होगा। रूस के दूतावास में संलग्न होने पर भी यही पीने पिलाने का दौर चलता रहा। उन दिनों वह सोवियत यूनियन था। हम हर सप्ताहांत पर यूरोप में कहीं जाते, कभी होलिस्की, कभी स्टॉकहोम, कभी एम्स्टर्डम। उस बार हम इटली गए। वहाँ के ध्वंसावशेष देखते हुए मैं अकेला था और न जाने कब बेहोश होकर गिर पड़ा। शायद पिछली रात बेहद शराब पीने के कारण मुझे लगा मैं शरीर से निकलकर कहीं अदर में टंगा हुआ हूँ। भूकंप से नष्ट हुए अवशेषों के बीच मेरा युवा शरीर औंधा पड़ा था, अपने ही भवन से तरबतर। और उस क्षण मुझे अपने अंदर एक दिव्य प्रकाश जागता हुआ लगा। मेरे चारों ओर एक जगमगाता हुआ शांतिपूर्ण वातावरण था। उसमें मेरा शरीर एक अर्थहीन और विलासी जीवन का प्रतीक लगा। एकाएक मुझे होश आ गया। मैंने अपने को खड़े होने को बाध्य किया। मेरे चारों ओर अभी भी वह दिव्य प्रकाश था। मेरे अंदर कुछ जाग उठा था, जिसे अंग्रेजी में एपिफनी कहते हैं। एक अलौकिक दिव्य ज्ञान जिसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी।
मेरे पूरे शरीर और कपड़ों से ववन की दुर्गंध आ रही थी। मैं वहीं बहुत देर तक बैठा रहा, अपने विलासी और अर्थहीन जीवन पर बेहद लज्जित। एकाएक वह प्रकाश लुप्त हो गया, परंतु मेरे अंदर जो नई लौ जगा गया था, उससे मैं एक अर्धनिद्रित स्वयंचालित अवस्था में वापस लौटा। वह अवस्था कई दिन तक रही। मैं अपनी जीवन पद्धति मन में लौटता पोतता रहा। मुझे लगा कि मैंने जीवन के 25-26 साल एक बेमानी, निरर्थक और स्वार्थी युवक के रूप में नष्ट कर दिए हैं। मुझे भाग्य ने कितना कुछ दिया है और मैं एक पशु रूप में जीता आया हूँ। मैं मास्को लौटा तो एक नया ही व्यक्ति था। मैंने नौकरी छोड़ दी और अनातोलिया, मध्य टर्की में जाती हुई पुरातत्व टीम का एक अदना सा सदस्य बनकर उसके साथ हो लिया। जैसे मुझ में एक नए व्यक्ति ने जन्म लिया था। वह पुराना चोला त्याग कर मुझे जीवन में एक नई और सही दिशा मिली। खुदाई, रिसर्च, अध्ययन, मनन में मेरा मन एकदम रम गया। और फिर बरसों बरसों के इस तापस जीवन के पुरस्कार में जैसे नियति ने तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस छोटी सी अवधि में जितना भी मिला मैं भरपूर जिया। सच कहूँ, मैं अब तुम्हारे साथ ही जी रहा हूँ। यही मेरे जीवन की परिणति है। वह पिछली जिंदगी, वह अवस्था की विलासिता, गांव में पत्नी, एक खोखली सारहीन प्रथा थी। जी तो अब रहा हूँ, पूरा पूरा अपाद मस्तक डूब कर। तुम्हारी आदत एकदम पार्टी से सटकर सोने की। पलंग चाहे कितना बड़ा हो, एकदम पार्टी पर, कि अब गिरी पर गिरती नहीं। मेरी बाहें जो घेरे रहती हैं। तुम बाएं हाथ की कोहनी मोड़ कर हथेली पर गाल टिकाकर ऐसे ही सोती हो और मुझे बहुत सुंदर लगती हो। पूरे दायरे में यह बात प्रचलित हो गई है कि मुझ जैसे बूढ़े, रसहीन, खूसट, गर्द भरी किताबों में नाक अड़ाए या डॉक्टर हल्दीपुरी अपनी जवान पत्नी पर महालट्टू है और महाविभोर रहते हैं। तुम्हारा वह पीला मुरझाया हुआ आत्मतल्लीन चेहरा कितना बदल गया है। तुम्हारे अनजाने में ही आसपास आत्मविश्वास प्रभामंडल रहता है। उससे सारा वातावरण जगमग करता रहता है। सुहास ने देखा था, जाना था, चाहा था वह भी पति प्रेम अनुभव करे, परंतु पति तो अपने को नपुंसक समझ बैठा था। उसके पास आने में भी डरता था। थोड़ी सी काउंसलिंग के बाद उसको आत्मविश्वास आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि सुहास अब तुमसे ईर्ष्या नहीं करती होगी। तुम्हारे भाई एक अच्छे आतिथेय थे। विश्वविद्यालय में 2 दिन की लगातार मीटिंग के बाद हमारे स्वागत में वह पार्टी एक सुखद अंतराल थी। मैं तो अंतिम सत्र की अध्यक्षता करता हुआ एकदम फंस हो गया था, क्योंकि उसमें काफ़ी तू मैं हुई थी। एक बार सोचा कि ना जाऊं, पर उस मच्छर भरे अतिथि गृह में अकेले शाम गुजारने के विचार से ही मन उब गया। पार्टी का आयोजन लॉन में था। जाड़ों की हल्की हल्की धूप और आसपास टेसू के फूल भरे वृक्ष, किनारे किनारे गुलदाउदी के गमले रखे थे जिनके फूल वृद्धाकार थे और बांस की डंडियों के सहारे टिकाए गए थे। बंगला वैसा ही था जैसा कि अंग्रेज बनवाते थे। घेरेदार ड्राइवे, फिर बड़ा सा पोर्च, सीढ़ियाँ। हम लोग अंदर नहीं गए, पर बाहर से देखकर ही समझ सकते थे कि अंदर का भूगोल क्या होगा। कलेक्टर साहब की शराब अच्छी थी। मैं धीरे से धीरे मजा ले रहा था, पूरे होश में था। मुझे वैसे भी नशा देर से चढ़ता है कि तुम लॉन में निकल आई। तुम एकदम हल्की पीली शिफॉन की साड़ी पहनी थी, चेहरा मुरझाया, उदास, आंखें खोई खोई, हमें देखकर भी ना देखती हुई। इत्तेफाक से मेरे पास की 2 कुर्सियां खाली थी। तुम और तुम्हारी मम्मी मेरे पास आकर बैठ गई। माँ एकदम कलेक्टर साहब की गरिमा से परिपूर्ण, गोरा रंग, बिना फ्रेम वाला चश्मा, चेहरे पर जीवंतता और पतले पतले होठों पर लिपस्टिक की हल्की लाली। वह हंसी, उसमें खुलापन था, पारदर्शिता थी, तुम्हारी मुद्रा के विपरीत, जो जैसे अपने को परत दर परत गांठों में बांधकर ऐसी उलझी बैठी थी कि किसी से सीधे नजर मिलाना भी तुम्हारे लिए एक सजा समान था। अक्सर सुंदर मुखर बाचाल माताओं की बेटियां उनके व्यक्तित्व से दबी हुई और बुझी बुझी हो जाती हैं। मैंने तुम में तुम्हारी माँ के व्यक्तित्व का बीज देखा और सोचा कि यह लड़की खुले बालों में खुलकर हंसती और पूरी तरह जीते हुए कैसी लगेगी। और तभी मन में चाह उठी कि वहीं सबके सामने तुम्हारी माँ, भाई, भृत्य, कर्मचारी, सहयोगियों के सामने तुम्हें कोमलता से बाहों में भर लूं और तुम्हारे पूरे खुले और ढके शरीर को अपने चुंबनों से भर दूं। वह एक पागल पर कैसा अद्भुत क्षण था, जैसे भीषण तपन के बाद एक ठंडी हवा का झोंका। हमारे हृदय और चाहना का आयु से कोई संबंध नहीं होता। 80 वर्ष के पुरुष स्त्री में भी आकर्षण और प्रेम हो सकता है। फिर मैं तो इतना बूढ़ा भी नहीं। वह क्षण मेरी जिंदगी का एक क्रांतिकारी क्षण था, जब तुम मेरा हाथ पकड़कर करीब करीब खींचती हुई बंगले के उस खंभे तक ले गई
जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कितना दूर और चालबाज हो गया था मैं। बस चाहता था कि एक नज़र डालकर तुम मुझे देख। कैसी मनगढ़ंत कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी। अपनी गढ़ी के पास पेड़ों पर लटकते हुए क्रांतिकारियों को मैंने फर्गुसन साहब के बंगले के आसपास के बनों पर आरोपित कर दिया था। हो सकता है 13वीं-14वीं शताब्दी में वहाँ कोई राजमहल, कोई गढ़ी रही हो, पर फर्गुसन साहब, कलेक्टर साहब का बंगला उस जगह इसलिए बना था कि वो हल्की ऊंचाई पर स्थित वन के आक्रमण और पशुओं से सुरक्षित रहे। तुम एक अबोध, अनुभवहीन बच्ची की तरह थी। तुम्हारे चेहरे पर एक कोमलता रहती थी और आंखें निष्कपट। तुम मेरे जैसे धुर्स के जाल में फंस गई। तुम्हें विश्वास हो चला कि तुम्हारे पूर्व जीवन की प्रसंग सही है, पर क्या था वह? शायद हल्का सा स्किज़ोफ्रेनिया, मानसिक बीमारी का प्रारंभ, जहाँ रोगी को तरह तरह की आवाज़ें और छायाएं दिखाई देती हैं, या फिर उर्वर कल्पना। हो सकता है कि पूर्व जन्म का आभास हो, मुझे क्या पता। मैं तो बस यही समझता था कि मेरा बाकी जीवन भी पढ़ने लिखने में डूबकर शोध और लेखन में दत्तचित्त होकर बीतेगा। मेरी लाइब्रेरी की किताबें जो तुम्हारी पुरानी, फटी और धूल भरी लगी, उनके बीच रहकर मुझे कितना अच्छा लगता था। फर्श से लेकर दुमंजिली छत तक चुनी हुई अलमारियाँ, जिनमें रखी हर पुस्तक मुझे प्रिय थी। हाशिए पर मेरे विचार, मेरी टिप्पणियाँ मेरे विचार का अंकित थे। सुबह से रात तक उन्हीं में डूबे रहना, लिखते रहना, और थक जाने पर उस तख्त पर लुढ़क जाना, बिना गिलाफ वाले तकिए का सिरहाना बनाकर, और अपनी लोई ओढ़कर रात बिता देता था। उन दिनों मेरा जीवन एकदम सादा और सीधा था, और ऐसा रहेगा यह मैंने स्वीकार कर लिया था। मध्य प्रदेश के एक उजाड़ से शहर में तुम मिलोगी, यह मैं सोच भी कैसे सकता था। मैं बार बार अशोक वृक्ष के फूलने की बात करता हूँ। मैंने स्वयं देखा है, लाल लाल फूलों के गुच्छों से भरा फूलता हुआ अशोक का वृक्ष। कन्याकुमारी जाते हुए राह में एक राजप्रसाद है, अवश्य किसी सौभाग्यवती पति प्रिय रानी के स्पर्श से वह फूलने लगा होगा। मैंने सोच रखा है कि कहीं से खोजबीन करके अशोक वृक्ष की एक शाखा लाऊंगा और रोप दूंगा अपने उद्यान में, और तुम्हारे स्पर्श से वह फूल उठेगा। लोग देखेंगे और अचरज करेंगे, और सब जान लेंगे कि तुम्हारे चरण कितने मांगलिक हैं, तुम कितनी सौभाग्यवती और पति की प्राण प्रिय हो। परंतु समय मेरे पास नहीं है, कम से कम अशोक वृक्ष के लाने, रोपने और फूलने तक। मगर तुम रहोगी मांगलिक पति प्रिया, पति के ना होने पर भी, क्योंकि मेरे जाने के बाद भी मेरा अछूट प्यार तो रहेगा।